Hello guys, AG this side. So welcome you all to my channel Study with AG. So इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जेई मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें कैसे हम लोग अगर 97 परसेंटाइल प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कैसे हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 2021 में जैसे 4 शिफ्ट हुआ था तो चारों शिफ्ट में मेरा जो था परसेंटाइल 97 परसेंटाइल से ऊपर ही था। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ कि कैसे 97 परसेंटाइल को हासिल किया जा सकता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 97 परसेंटाइल किसको टारगेट करना चाहिए। तो सपोज अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में 110 या 100 या 90 या 80 या 120 30 ऐसा मार्क्स आ रहा है तो उनका तो ये तो पक्का है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका 97 परसेंटाइल नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए उनको सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके 97 परसेंटाइल प्लस अगर आपको उनको स्कोर करना है, क्योंकि 97 परसेंटाइल स्कोर करने से आपको क्या मिलेगा तो पहले वो चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 97 परसेंटाइल अगर हम लोग एक कैलकुलेशन बिठाएं, एकदम ईजी सा कैलकुलेशन, अगर हम लोग 10 लाख एस्पिरेंट लेके चलते हैं, जेईई मेंस का सपोज पकड़ लेते हैं कि 10 लाख एस्पिरेंट दे रहे हैं एग्जाम, तो उसमें से अगर आपको 97 परसेंटाइल मतलब आप टॉप के 3 परसेंटाइल में काउंट होंगे। तो टॉप के 3 परसेंटाइल में अगर आप काउंट होंगे तो आपका रैंक ऑलमोस्ट 30K के आसपास आएगा। तो 30K के आसपास जो रैंक है वो बहुत अच्छा एक रैंक माना जाता है, क्योंकि 10 लाख एस्पिरेंट में अगर आपका 30,000 रैंक आता है तो अच्छा बात है वो। तो इसमें आपका जो मतलब एनआईटी मिलने का जो ये है तो अच्छा अच्छा एनआईटी आपको मिल जाएगा, जैसे कि एनआईटी दुर्गापुर हो गया, एनआईटी रौड़किला हो गया, इसमें आपको कुछ ना कुछ ब्रांच तो मिल जाएगा। और अगर आपका स्टेट में कोई अच्छा सा एनआईटी है तो उसमें भी आपको अपना जो स्टेट का वो है रिजर्वेशन रहता है, उसके बेसिस में आपको भी अच्छा सा कोई ब्रांच भी मिल सकता है उस एनआईटी में। तो इसीलिए इस एक 97 परसेंटाइल जो है ये एक सेफ टारगेट मान सकते हैं आप लोग। तो अगर कोई भी अगर यहाँ पे मेरा वीडियो सुन रहे हैं जिसका ऑलरेडी शायद 97 परसेंटाइल आ गया है, तो मैं जो बाद में डिस्कस करूंगा प्रोसेस जिससे आप 97 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं, तो उन लोग के लिए ये वीडियो क्या फायदा करेगा, अगर वो इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर लिए तो उनका अगर ऑलरेडी 97 परसेंटाइल आ गया है तो वो 98 99 तक के भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में। तो इस वीडियो सारे मतलब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये ज़्यादातर किसको मतलब कैटर करेगा ये वीडियो, जिन लोगों का ऑलरेडी मतलब इस फर्स्ट शिफ्ट में जो है उसमें 97 परसेंटाइल नहीं आ पाया है उतना अच्छे से, ठीक है, मतलब 94 या 93 या 92 या यहाँ तक कि 89 85 यहाँ तक भी अगर आया है तो आप भी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए। इस वीडियो को मैं जो जो बता रहा हूँ इसमें उसको अच्छे से एकदम देखिए और उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। लास्ट के 10 दिन और बचे हैं शायद, क्योंकि आपका जो सेकंड शिफ्ट है वो शायद 21 तारीख से स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट। जो भी हो मतलब आपके मोर और लेस 10 दिन बचे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आपको मतलब पहली बात तो ये क्लियर होना पड़ेगा कि कितना मार्क्स हम लोग को टारगेट करना चाहिए 97 परसेंटाइल के लिए। तो 97 प्लस परसेंटाइल अगर आपको लाना है कि 97.4 97.5 यहाँ तक अगर आ जाए तो आपको ऑलमोस्ट, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में पेपर रहा, जैसे कि आपको पता है कि जेईई मेंस बहुत सारे शिफ्ट में कंडक्ट कराते हैं पेपर, तो इसीलिए अगर आपका कोई भी अगर डिफिकल्ट शिफ्ट रहा तो आप अज्यूम करके चलिए कि हाँ 150 मार्क्स एक सेफ स्कोर है 97 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए। और अगर वहीं पे अगर वो इजी शिफ्ट रहा तो ये 180 भी जा सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर में मेरा बहुत सारे दोस्त को मतलब मैंने देखा था कि उनका 180 भी आया है, फिर भी उनका अच्छे से 97 परसेंटाइल नहीं आ पाया, शायद 96.8 ऐसा करके रह गया है, ठीक है। वहीं पे कोई किसी को 160 150 में भी आ जाता है 97 परसेंटाइल। तो वो शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है, तो उसमें आपको ज़्यादा माथा नहीं मतलब इस करना है, नहीं करना है ज़्यादा दिमाग। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक टारगेट का रेंज आप बैठा के चलिए कि हाँ 150 से 180 के बीच में मुझे स्कोर करना है ताकि मुझे 97 परसेंटाइल प्लस मिल जाए, ठीक है। इसके लिए अगर आप हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में 52 अगर आप मार्क्स लाते हैं, हम लोअर साइड और हायर साइड दोनों में डिस्कस करते हैं, तो अगर आपका लोअर साइड में 52 आता है और केमिस्ट्री में 64 और इधर मैथ्स में 36, तो अगर 52 करना है मार्क्स तो आपको 13 क्वेश्चंस यहाँ तक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अटेम्प्ट क्या अच्छे से ठीक करना पड़ेगा, मतलब करेक्ट करना पड़ेगा। तो और केमिस्ट्री में 64 लाने के लिए आपको 16 जो है वो क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे, और मैथ्स में अगर आपको 36 मार्क्स लाना है तो 9 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। और यहीं पे आपको फिजिक्स में फिर से इधर अगर हम हायर रेंज में बात करें कि अगर 180 मतलब इजीएस्ट साइड में अगर पेपर रहा तो फिजिक्स में 64, केमिस्ट्री में 72
और मैथ्स में 44। तो ये आप 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ अचीव हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको दिया जाएगा 30 क्वेश्चंस, उसमें से आपको करना पड़ता है 25 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि हाँ 30 क्वेश्चन आपके पास है ऑन स्टॉक। उसमें से आपको सिर्फ 13 क्वेश्चंस चुन चुन के करने हैं अगर वो पेपर डिफिकल्ट रहा तो, और अगर वो पेपर इजी रहा तो आपको 16 क्वेश्चन मतलब और 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको निकालने पड़ेंगे वहां से। तो ये चीज कैसे हम लोग अचीव कर पाए, मतलब ये तो सुन के मतलब थोड़ा सा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, बट आई नो कि उतना भी आसान है नहीं, बट हाँ मतलब ये अचीवेबल तो है। ठीक है, तो 13 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे, केमिस्ट्री में 16 से 18 क्वेश्चंस और मैथ्स में 9 से 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो मार्क्स मतलब ये होता है 152 से 180 के बीच में मार्क्स आपका लाई कर सकता है। तो इसमें अगर आप सपोज मैं ये सोच लेता हूँ कि आपका जो एक्यूरेसी है वो पूरा 100% नहीं है, मतलब ये किसी का होता भी नहीं है ऑलमोस्ट, मतलब हाँ होता है टॉपर्स लोगों का, लेकिन आप अगर सोच लिए कि मैं 80% आपका एक्यूरेसी है, तो आपको ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन अगर अटेंड करके आते हैं आप अच्छे से, तो उसमें से आपका 13 तो सही बैठना चाहिए, क्योंकि मतलब आप अटेंड ही तो कम कर रहे हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको प्लान बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आप जिसने भी मतलब ये वीडियो को कंटिन्यू किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो व्हाट टू डू इन लास्ट 10 डेज, तो ये जो लास्ट के 10 दिन बचे हैं उसमें कैसे क्या क्या करना है हम लोग को। तो पहली बात तो ये CYQ, ये करेंट टर्म्स मतलब अभी तो अब बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब यूज़ होता है, ट्रेंडी टर्म है बहुत। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जेईई मेंस जो है वो शिफ्ट तो 2 बार तो मतलब जो 2 शिफ्ट में लेता है एग्जाम। शिफ्ट मतलब सेशन का बात करें हम, शिफ्ट तो बहुत सारे लेते हैं, फिर भी CYQ तो जून अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपके हुए थे तो वो आप मॉक के फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो इसमें मॉक में 13 शिफ्ट्स टोटल हुए थे, तो 13 शिफ्ट्स अगर हम मान के चलते तो 90 क्वेश्चन आपको मिले थे टोटल। तीन अगर सब्जेक्ट मिला के देखें तो 30-30-30, तो 90 क्वेश्चन आपको मिले थे। तो अगर 13 अगर शिफ्ट हुए थे तो टोटल 90 क्वेश्चंस कितना बनता है, ये 1170 क्वेश्चंस, मतलब 1170 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर 1170 क्वेश्चंस में आप अगर आप 3 मिनट करके भी देते हैं तो यहाँ से कितना आता है 3510 मिनट्स, मतलब 58.5 आवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस मटेरियल को भी सिर्फ फॉलो करते हैं, करंट ईयर क्वेश्चन को भी अगर आप सिर्फ ढंग से कर लेते हैं लास्ट 10 दिनों में, तो आपके 58.5 आवर्स का जो मटेरियल है वो तो यहाँ पे ही बन गया है। अगर मैं 3 मिनट्स करके भी देता हूँ तो मतलब आप अगर प्रैक्टिस के मोड में करेंगे तो आपको शायद 5 मिनट्स करके भी लग सकता है। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से करते हैं तो जो मतलब ऑलरेडी 97 परसेंटाइल अचीव कर चुके हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनके लिए तो मतलब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो इन चीज को अच्छे से करते हैं तो मैं ये मतलब आपको अश्योर कर सकता हूँ कि हाँ आपका 98 to 99 परसेंटाइल तो मतलब इंप्रूव तो पक्का होगा, इसमें कोई भी ये दो राय नहीं है, लेकिन इंप्रूव तो पक्का होगा। और जिनका मतलब इस अटेम्प्ट में मतलब उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं गए, उनको भी कोशिश करना है कि पूरा सारे क्वेश्चंस अगर आप अटेंड कर पाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगा। और अगर आप पूरा अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते लास्ट 10 दिनों में, सपोज आप मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अगर आप लास्ट के 10 दिनों में 70 करके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है 70 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, चलिए 75 मान लेते हैं, चलिए तो 75 अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो 750 क्वेश्चन आपके होते हैं लास्ट 10 दिनों में। तो 750 क्वेश्चन भी अगर करते हैं तो फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट शायद 300 के करीब क्वेश्चन आपके फिर भी छूट जाते हैं। तो ठीक है, मतलब उस चीज़ को आप अपने कॉम्पेंसेट कर लीजिए कि कौन सा आपको क्वेश्चन अगर कोई रिपीट क्वेश्चन लगा तो उसको स्किप कीजिए, कोई अच्छा सा इजी क्वेश्चन रहा अगर आपको जल्दी बन जाए तो उसे जल्दी से कर लीजिए, ऐसे टाइप को। लेकिन अगर आप इस चीज़ को निपटा लिए तो बहुत अच्छा एक रिसोर्स आपका हो जाएगा मतलब कंप्लीट करना। उसके बाद अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी देख लेते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 13 शिफ्ट्स में अगर 30 क्वेश्चंस करके बैठे तो 390 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, सो मतलब इतना शिफ्ट में जेईई मेंस कंडक्ट कराते हैं कि इतना ज्यादा क्वेश्चन एक ही ईयर में बन जाता है कि प्रीवियस ईयर करने का कोई मतलब ही नहीं बढ़ता है। मतलब इसके बाद आप प्रीवियस ईयर कब करेंगे, 2020 2021 कब करेंगे, नहीं टाइम मिलेगा। तो इसीलिए आप इस जो करंट ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो एक सोर्स पार्ट है, सो एनसीईआरटी को कैसे कवर करना पड़ेगा, तो ये मेरा जो ये है इनऑर्गेनिक जो पार्ट है वो मेरे चैनल में आपको एनसीईआरटी का जो ये है मतलब पूरा रीडिंग है अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आपको मिल जाएगा। मैं उसका भी प्लेलिस्ट नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से सामने खोल के रखिए, और मैं जो मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया था उस पूरा पार्ट में प्लेलिस्ट में पूरा दे दूंगा, तो उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। क्योंकि इनऑर्गेनिक जो पार्ट है वो आपको बार बार करके रिवाइज करना पड़ेगा, तो अगर आप बार बार करके खुद बोल बोल के पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा आपका मतलब बोरिंग भी लगेगा कि
यार मैं अकेले ही तो पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए आप ऐसे करके अपने एनर्जी को मतलब कंजर्व कर सकते हैं और ऐसे आप जल्दी जल्दी भी निपटा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप मतलब कोई भी चैप्टर जैसे कि मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म जो पार्ट है, फिर आपका सेमीकंडक्टर जो पार्ट है, डायोड वाला पार्ट है, वो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ईएम वेव्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से इजी पिक टॉपिक्स है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन सा टॉपिक्स जो है मतलब हम लोग अगर जल्दी से उसको निपटा लिए तो हम लोग का कवर हो जाएगा बहुत, और मतलब मार्क्स भी बहुत आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं। तो फिजिक्स में जैसे कि मैं चैप्टर का नाम आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको शायद 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। इसमें हम प्रिसीशन, फिर उसके बाद एक्यूरेसी, वो वाला पार्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद काइनेमेटिक्स, 1D 2D में प्रोजेक्टाइल। तो इस साल जो मतलब करंट ईयर क्वेश्चंस मतलब जो हुआ है उसमें काइनेमेटिक्स का बहुत अच्छा सा एक वेटेज था, 1 से 2 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में था। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस कर लीजिए, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स में आपके जो न्यूक्लियाई, एटम्स, ये सारे जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन तो आता ही ऑलमोस्ट एकदम कंफर्म है। और सेमीकंडक्टर में भी वो जो पीएन जंक्शन डायोड्स है, वो सारे भी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें से भी क्वेश्चंस आता है ऑलमोस्ट, वो हाइट ऑफ द टावर, ऐसे कैसे क्वेश्चंस आता ही है ऑलमोस्ट। और इंस्ट्रूमेंट्स जो पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स में मैं जैसे बोलना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी कर लीजिए, जैसे कि पोटेंशियोमीटर हो गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया, फिर आपका इधर मीटर ब्रिज हो गया, ये सारे जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपके टेलीस्कोप, फिर आप जितना जितना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आपके जो इधर इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें वर्नियर कैलिपर आ गया, फिर आपका स्क्रू गॉज आ गया, ये सारे कुछ आपको एक बार अच्छे से उसका फॉर्मूला, लिस्ट काउंट, ये सारे कुछ देखना है इसमें, जैसे कि फोकल लेंथ निकालना देखना है, और इसका प्रॉपर्टीज भी, मतलब कौन सा अच्छा से यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल लेंस कितना होना चाहिए, ये सारे आईपीस। फिर इधर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री में अगर हम लोग आते हैं तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक आप जो है मतलब केमिस्ट्री में लास्ट 10 दिनों में अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसके बाद जो है ईसी, मतलब ये है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं बोलूंगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये बहुत सा मतलब इजी टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हाँ, इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको स्ट्रक्चर्स को अच्छे से रटना पड़ेगा इन द सेंस, मतलब आपको लिटरली रटना पड़ेगा चीजों को, मतलब कहाँ पे कौन सा में डबल बॉन्ड कितना होता है, कौन सा एटम है, हेटेरो एटम कौन सा है, सारे कुछ आपको अच्छे से इसको याद रखना है। तो इसीलिए मैं ये इसको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 10 दिन का जो टाइम बचा है, इस 10 दिनों में आप इसको बार बार करके रिवाइज कीजिए। अगर आपको 10 बार भी अगर आप इसको रिवाइज कर लिए तो आपका मतलब अच्छे से थोड़ा सा याद रहने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, मतलब ये भी मॉडर्न फिजिक्स जैसा ही चैप्टर है, तो इसमें भी सिर्फ स्कोर बनाना बहुत आसान है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड स्टेट में सिर्फ 1-2 फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, और वो जो टेबल दिया रहता है ना, वो A=B=C, α=β=γ 90 डिग्री, तो वो सारे पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर वो डी का फॉर्मूला, D=Z/NA/AQ, वो जो फॉर्मूलाज थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेम्ड रिएक्शंस ऑर्गेनिक के, तो ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पूरा ऑर्गेनिक नहीं कवर कर पा रहे हैं, अगर आप पूरा ऑर्गेनिक उतना अच्छे से आपका नहीं है, तो आप नेम्ड रिएक्शन अगर कवर करते हैं तो उसमें से आपको क्या मिल जाएगा, ऑलमोस्ट कॉमन मिल जा सकता है क्वेश्चन, मतलब उसमें से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर मैथ्स में भी हम लोग डिस्कस कर लेते थे एल्जेब्रा में मैं सिर्फ बताऊंगा, मैं सिर्फ इसको एल्जेब्रा इसीलिए लिखा हूं क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहना चाहिए, जैसे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का अगर एक्सपेंशन दिया तो वो कैसे करते हैं। फिर इधर आपको अगर क्वाड्रेटिक का कोई भी फॉर्मूला, मतलब ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही होता है और कॉन्सेप्चुअल ज्यादा नहीं होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपको अगर चीज पता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है। वेक्टर 3D तो आपका पूरा ही मतलब विजुअलाइजेशन बेस्ड है, और डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड भी है, जैसे कि आपको अगर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला पता है तो आप लगा सकते हैं। फिर आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है तो आप लगा सकते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। फिर आपको अगर लाइन का फॉर्मूला मतलब लिखने का, रिप्रेजेंटेशन लिखने का ये आता है तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड सिर्फ कीजिए, क्योंकि मतलब ज्यादा ध्यान मत दीजिए, और ज्यादा टेंजेंट तो ठीक है लेकिन नॉर्मल का इक्वेशन मत रटिए, मतलब जो डरावना थोड़ा सा फॉर्मूला उसको मत रटिए, उसको आप इजीली छोड़ सकते हैं, मतलब कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है।
लेकिन हाँ मतलब जो बेसिक जैसे कि हम अगर बताएं कि अगर आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एलिप्स का, फिर हाइपरबोला का, ये सारी चीज़ों का आपको इसेंट्रिसिटी, फिर जनरल इक्वेशन जो कर्व का रहता है 2 डिग्री इक्वेशन, ये सारी चीज़ आपको एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, मतलब फॉर्मूला बेस्ड आपको स्टडी करना है इसमें। फिर प्रोबेबिलिटी में भी आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सारे कुछ। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो बहुत एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें मतलब पिछले साल तो मैंने देखा था ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे ट्रूथ टेबल के ऊपर, लेकिन इस साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड आ रहे हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। मतलब प्रूविंग नहीं, मतलब मैं बताऊंगा कि हाँ मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा नॉट पी नॉट क्यू ऐसे करके, ठीक है। फिर सेट्स एंड रिलेशंस में भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सेट्स एंड रिलेशन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इक्विवेलेंट सेट कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे कुछ। फिर उसके बाद लिमिट्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो लिमिट्स में ज़्यादातर सिर्फ 7 इंडिटरमिनेट जो फॉर्म है उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन से हैं, उसमें से आपको सिर्फ उसको फॉर्म करना आना चाहिए, ये सारे कुछ। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको मतलब फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादातर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन आते हैं, एलडीई से, ठीक है। और एरिया भी आपको सिर्फ मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर्स है ये दोनों, तो ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, सिर्फ जल्दी जल्दी में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सोर्स बताएं तो सोर्स का अगर कहाँ से आप कवर कर सकते हैं इस लास्ट दिनों में, तो फिजिक्स गैलेक्सी का एक चैनल है जो आशीष अरोड़ा सर का है, तो उसमें आपको पीजी चेकलिस्ट जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। वो वहाँ से आप जो मतलब फिजिक्स का ये जो पार्ट्स हैं जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, फिर यहाँ पे काइनेमेटिक्स हो गया, ये सारे आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो फिजिक्स में लिखा है वो सारे टॉपिक्स तो मतलब ऐसे नहीं है कि कवर आपको वहाँ से हो जाएगा, तो आपको ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी लेना पड़ेगा, एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी से अच्छे से कवर करना है, इसमें तो कोई दूसरा सोर्स हो ही नहीं सकता है। और मैथ्स के लिए आप कोई भी अच्छा सा जो फॉर्मूला बुकलेट है, अगर कोई भी मार्केट में आपको पता है अभी टेलीग्राम में भी बहुत सारे फॉर्मूला बुकलेट्स में मिलते हैं, और तो वो आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब पूरा ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही आपको यहाँ से स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं मतलब आप चाहते हैं कि मैं ये वाला फॉर्मूला बुकलेट कोई अच्छा सा टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, t.me/study-with-ag। यहाँ पे आपको मैं वो फॉर्मूला बुकलेट भी डाल दूंगा, ठीक है। सो इतना ही था इस वीडियो में, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब अगर इस चीज़ को आप प्रूफ वीडियो को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब जो जो मैंने बताया उसको अगर अच्छे से आप फॉलो करते हैं लास्ट 10 दिनों में, तो आपके स्कोर तो पक्का बूस्ट होंगे, और मेरे को लगता है कि 97+ लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद। तो इस वीडियो में अगर आपको पसंद आया, मैंने जो जो मतलब बात आपके साथ शेयर किया, जो जो पॉइंट्स शेयर किया, जो जो रिसोर्स शेयर किया, तो उसके बाद प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जैसे कि मैं भी आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, तो इस लाइक का भी मतलब आप भी मुझे एक लाइक दे दीजिए, तो फिर एक ही मतलब साइन जो है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को आप जितना दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर सबको पता चलेगा तो एक हेल्दी कंपटीशन भी बनेगा, और एक अच्छा सा मतलब आप सब कोई अगर एक साथ मिलके compete करेंगे तो बहुत अच्छा सा एक जोश भी आएगा कि हाँ अंदर से कि हाँ सब कोई मेहनत करे तो मैं भी करता हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो होप you like this particular video. So all the best, have a nice day, keep studying. Thank you.